जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों इससे पहले हमने भारत की जो लेक्स थी यानी कि झीलें थी उनके बारे में जाना था। इस वीडियो में हम दोस्तों भारत की जो भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं यानी कि पर्पज़ जो आपके प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं उसको हम दोस्तों मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट भी कहते हैं। और दोस्तों ये जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं इन्हीं को हम बांध या डैम के नाम से जानते हैं। दोस्तों आप आपने सुना होगा कि ये बांध यानी कि डैम क्या होता है। अगर हम दोस्तों इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि जब आप आप दोस्तों इजी वे में आपको मैं समझा दे रहा हूँ कि जब नदी के ऊपर एक बड़ी सी दीवार बना दी जाती है तो उसे दोस्तों बांध या बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। जैसे कोई नदी है हमारे पास, दोस्तों इस नदी के ऊपर अगर हम कोई दीवार बना देते हैं तो इस दोस्तों दीवार को ही हम बांध कहते हैं या डैम कहते हैं। इसी को हम बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहते हैं। अगर दोस्तों यह पॉइंट आपको समझ में आया हो तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आपको मैं बताता हूँ। जब दोस्तों आप बात करेंगे कि ये आप डैम क्यों बनाए जाते हैं, डैम का उद्देश्य क्या मतलब होता है डैम। तो डैम का अगर दोस्तों इसके इसके ना बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। बहुत सारे दोस्तों जब दोस्तों इसके उद्देश्य एक से अधिक होते हैं तो दोस्तों इसलिए इसलिए इन बांधों को बनाया जाता है और इसलिए हम दोस्तों इसको बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहते हैं। जैसे अगर हमने कोई डैम बनाया और डैम से जब एक से ज़्यादा जब उसके उद्देश्य हो जाते हैं तो उसको हम उसी को दोस्तों हम बहुउद्देशीय परियोजना भी कहते हैं। और दोस्तों अगर हम उद्देश्य में बात करते हैं तो यहाँ से दोस्तों हमारी जल विद्युत जो हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी दोस्तों यहाँ से उसका उत्पादन भी किया जा सकता है। जैसे कि दोस्तों हम बात करते हैं जब इस ये नदी पर कोई दीवार बना दी जाती है तो इस दीवार से दोस्तों इस नदी का पानी रोक दिया जाता है। यानी कि इस नदी पर जब दीवार बना देते हैं तो इस नदी का पानी रोक दिया जाता है। और रोकने के बाद दोस्तों इसका रोकने के बाद यहाँ पर बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता होगा, आपने सभी ने देखा होगा। पानी जब इकट्ठा हो जाता है यहाँ पर तो फिर इसको दोस्तों पानी को फिर नीचे गिराया जाता है। और नीचे दोस्तों यहाँ पर इस बांध के इधर दोस्तों कुछ टरबाइनों को लगाया जाता है। कुछ टरबाइन होती है दोस्तों, यहाँ पर टरबाइनों को लगाया जाता है और इन टरबाइनों पर इस पानी को गिराया जाता है। इस टरबाइनों पर इस पानी को गिराया जाता है और जिससे दोस्तों ये टरबाइन जो होती हैं वो रोटेट होने लगती हैं यानी कि घूमने लगती हैं। इसी से ही दोस्तों हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है जिसे हम जल विद्युत उत्पादन भी कहते हैं। ये दोस्तों जल विद्युत उत्पादन हम इन बांधों से करते हैं। और दोस्तों इसके कार्य और भी दोस्तों कार्य बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हम इनसे सिंचाई भी कर सकते हैं बांधों से। और इन्हीं बांधों से दोस्तों हम नहरों का भी निर्माण कर सकते हैं, नहर भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों बांध बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं। इन्हीं प्रोजेक्टों के थ्रू बांधों को बनाया जाता है। यानी कि दोस्तों जब बड़े बड़े जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो होते हैं उन्हीं को हम बांध भी कहते हैं। ये दोस्तों बांध नदियों के ऊपर बनाए जाते हैं। कोई भी नदी होगी आपके यहीं पर आपके बांध बनाए जाएंगे और इन्हीं को दोस्तों हम डैम भी कहते हैं। बांध को डैम भी कहते हैं या आप इसको बहुउद्देशीय परियोजना कह सकते हो। अगर हम दोस्तों बात करते हैं, जैसे कि आपने ये देखा, ये जो दोस्तों चित्र जो बनाया ये मैंने आपको यहाँ समझाया। जब कोई नदी सीधी जा रही होती है, जब दोस्तों यह नदी सीधी जा रही होती है तो इसके आगे ये दीवार बना दी जाती है। इसी नदी के ऊपर दोस्तों दीवार बना दी जाती है और यहाँ पर बहुत सारा पानी जमा कर लिया जाता है इस दीवार के पीछे। इस दीवार के पीछे यानी कि इस दीवार के पीछे बहुत बहुत सारा पानी इकट्ठा कर लिया जाता है। और इसी दीवार को ही दोस्तों ये जो दीवार है हम इसी दीवार को हम डैम यानी कि बांध कहते हैं। इसी दीवार को दोस्तों हम डैम या बांध कहते हैं या फिर आप बहुउद्देशीय परियोजना भी इसको कह सकते हो। या डैम कहो या बांध को या इसको बहुउद्देशीय परियोजना भी कह सकते हैं। और दोस्तों इन बांधों से भी
ये बांध से और भी ये भी फायदा होता है, इसके जलाशय के पीछे ये जलाशय होता है दोस्तों, इसको हम झील भी कह सकते हैं। और इनमें दोस्तों बहुत सारी यानी कि आपको जैसे मछली पालन का भी मछली पालन भी किया जा सकता है, इसका एक ये भी कार्य हो सकता है। और इसलिए दोस्तों इसके बहुत सारे, जैसे मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर जल विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है, यहाँ से नहरों का भी निर्माण किया जा सकता है, और दोस्तों यहाँ पर मछली पालन भी किया जा सकता है। इसलिए इसके उद्देश्य एक से ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। आप या बहुउद्देशीय परियोजना कहो या इसको बांध कहो या डैम को, एक ही बात होती है दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों मैं डैम के बारे में कुछ बता देता हूँ, क्या क्या उद्देश्य होते हैं डैम के, यानी कि बांध के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं, उनके बारे में दोस्तों बताते हैं। जो हमारा पहला जो दोस्तों बांध से यानी डैम से जो उद्देश्य है, जो हमारा पहला उद्देश्य है, इन बांधों से दोस्तों हम जल विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। इन दोस्तों हम डैमों से यानी बांध से हम जल विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया था। मैंने जब आपको बता दिया था दोस्तों, डैम हमारे जो होते हैं, डैम के पीछे बहुत सारा पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है। और दोस्तों आगे जो इसके आगे हमारी टरबाइन लगा दी जाती है, और इस टरबाइन पर जब ऊपर ऊंचे से ऊंचाई से जब पानी गिराया जाता है तो ये टरबाइन घूमने लगती है। और दोस्तों जब ये टरबाइन घूमने लगती है तो जिससे हमारी हमारी जल विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। दोस्तों इससे जल विद्युत उत्पादन जो किया जाता है, यानी कि जल से हम बिजली बनाते हैं। जो हम दोस्तों जल से बिजली जो बनाते हैं, इसमें पॉल्यूशन नहीं होता है, ये पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण रहित होती है, इसमें प्रदूषण पाया नहीं जाता है, इसके लिए भी यह इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और दोस्तों जब हम जल विद्युत का उत्पादन करते हैं तो इससे जल जो विद्युत होती है, यानी बिजली जो होती है, वो बहुत बहुत धीरे, बहुत मतलब ज़्यादा उत्पादित हम नहीं कर सकते हैं, बहुत धीरे से इसका जल यानी विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं, और ज़्यादा इसका उत्पादन नहीं कर सकते हैं बिजली का। हालांकि दोस्तों इससे फायदा तो होते हैं, यहाँ से पॉल्यूशन नहीं, इससे ज़्यादा पॉल्यूशन रहते होती है ये। और जब दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, इसका जो नेक्स्ट हमारा जो उद्देश्य है, जब दोस्तों ये नदियों में जब बाढ़ आ जाती है बहुत ज़्यादा मात्रा में, जब दोस्तों नदियों में जब बाढ़ आ जाती है, तो इन्हीं बांधों से ये इसके ऊपर दोस्तों बांध की दीवार बनाकर, इन्हीं दोस्तों बांध के द्वारा दोस्तों बाढ़ को नियंत्रण किया जा सकता है। और इसके बांध के इधर दोस्तों साइड से नदियों को यानी कि नहरों को निकाल दिया जाता है, जिससे दोस्तों आपकी बाढ़ भी कंट्रोल हो जाएगी। जब नदी में दोस्तों बाढ़ आ जाती है, तो बांध से नदी का पानी रोक के उसको कंट्रोल किया जाता है, यहाँ पर ये बांध बना दिया जाता है। यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा बाढ़ आ गई तो यहाँ पर ये बांध बना दिया है, जिससे इसको कंट्रोल कर दिया जाता है। और फिर दोस्तों यहाँ इन्हीं नदियों से ये साइड से नहरों को निकाल दिया जाता है, तो जिससे जिससे दोस्तों जिससे आपका नहरों का दोस्तों बाढ़ आने से आपकी जो बाढ़ आ जाती है, तो इनको इनकी दीवारों से बांध की दीवार बनाकर इस बाढ़ को नियंत्रण किया जा सकता है। और साइड से दोस्तों नहरों को भी निकाल दिया जाता है, और इन नहरों से दोस्तों सिंचाई भी किया जा सकता है, यानी कि जो खेत होते हैं उन खेतों में पानी लगाने के लिए भी उपयोगी हो सकती हैं। दोस्तों पहला तो ये बांध से हम बाढ़ को नियंत्रण कर सकते हैं, यानी कि ये हमारी कोई नदी है, नदी में जब बाढ़ आ जाती है तो यहाँ पर दोस्तों बांध बना दो, तो जिसकी वजह से बाढ़ नियंत्रण हो जाएगी। और इन्हीं बांधों से दोस्तों हम साइड से जब नहरों को निकाल देते हैं, तो नहरों से हम सिंचाई का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो एक ये उद्देश्य हो जाएगा, पहला जल विद्युत का निर्माण कर सकते हैं, बाढ़ को भी नियंत्रण कर सकते हैं। और दोस्तों नहरों नहरों से यहाँ पे नहरें निकाली जा सकती हैं, जिससे हम सिंचाई भी कर सकते हैं, यानी इरिगेशन। और दोस्तों मछली पालन भी एक इसका उद्देश्य हो जाता है। मैंने आपको बताया था, जब नदी के ऊपर कोई भी दीवार बनाई जाती है, यानी ये हमारी नदी हो गई दोस्तों, जब नदी के ऊपर कोई दीवार बनाई जाती है तो उसी दीवार को हम बांध कहते हैं। और इसके पीछे दोस्तों बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, और इसी इसी पानी को हम दोस्तों कृत्रिम टाइप से एक झील कह सकते हैं, कृत्रिम झील कह सकते हैं, आर्टिफिशियल झील कह सकते हैं, इसको हम जलाशय कहते हैं। और इसमें हम दोस्तों मछलियों को छोड़ सकते हैं, और जिससे हमारा मछली पालन भी यहाँ पर पॉसिबल हो जाता है। इसलिए दोस्तों यह डैम के फायदे होते हैं, यानी हमारे जो बांध बांध है उसका बहुत सारे फायदे होते हैं, जिसमें से मैंने आपको इम्पोर्टेंट जो फायदे हैं वो लिखा दिए, जो बता दिए मैंने आपको। अब नेक्स्ट अगर हम दोस्तों पॉइंट की बात करते हैं,
कौन इस कौन-कौन से दोस्तों बाँध बनाए गए हैं, किस परियोजना के तहत? तो दोस्तों हमारी जो पहली एक परियोजना थी, उसको हम डीवीसी कहते हैं या कि इसको हम दामोदर वैली कॉर्पोरेशन कहते हैं या इसको दामोदर घाटी परियोजना कहते हैं। इसके तहत इस परियोजना के तहत दोस्तों कुछ बाँधों का निर्माण हुआ। यानी कि आप ये कह सकते हो दोस्तों दामोदर घाटी परियोजना कहो या दामोदर बाँध कहो। दामोदर दामोदर नदी पर दोस्तों बाँध बने हुए हैं कई सारे, इसलिए आप इसको दामोदर को दोस्तों आप दामोदर घाटी परियोजना कह सकते हो दामोदर बाँध को, क्योंकि दोस्तों दामोदर घाटी परियोजना में कई सारे बाँधों को बनाया गया है। यानी कि दोस्तों किसी भी प्रोजेक्ट के थ्रू किसी प्रोजेक्ट के द्वारा हम किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, तो वही दोस्तों दामोदर घाटी परियोजना है, उसके तहत कई सारे बाँध बनाए गए हैं। और इसी इसी के थ्रू दोस्तों दामोदर की अगर हम बात करते हैं दामोदर की, जो दामोदर हमारी नदी है, इस पर कुछ बाँधों को बनाया गया है। इसमें कई सारे बाँध बनाए गए हैं दोस्तों, वो आगे मैं बताऊँगा। अगर हम दामोदर की जब बात करते हैं तो दोस्तों यह हुगली की सहायक नदी है। मैंने आपको बताया था जब हमारी गंगा रिवर होती है, गंगा रिवर से एक फरक्का बैराज बाँध बनाया गया है, वहाँ से हुगली रिवर को निकाला जाता है। और हुगली रिवर की दोस्तों एक सहायक नदी है दामोदर, जो कि छोटा नागपुर पठार से उसका उद्गम होता है। और दोस्तों इसलिए मैंने ये पॉइंट आपको बताया, ये हुगली की सहायक नदी है। और इसे दोस्तों वेस्ट बंगाल का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इसको वेस्ट बंगाल का शोक कहा जाता है। आप शोक इसके लिए इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जब यह दामोदर नदी में जब दोस्तों पानी की मात्रा ज़्यादा आती है तो यह वेस्ट बंगाल में भयंकर बाढ़ ला देती है। तो दोस्तों इसलिए इसको बंगाल का शोक कहते हैं। दोस्तों आप ये भी इसको आप इसके लिए याद रख सकते हो कि वेस्ट बंगाल में जो भी दोस्तों कृषि से संबंधित चीज़ें थी, वो सब तबाह कर देती है, ना खेती अच्छी तरीक़ा से हो सकती है, तो ज़्यादा पानी दोस्तों बाढ़ ला देती है वेस्ट बंगाल में, जिसकी वजह से इसको यानी कि वेस्ट बंगाल का शोक कहा जाता है। और दोस्तों इसलिए दामोदर नदी बंगाल में भयंकर बाढ़ लाती है, बंगाल का शोक इसलिए कहते हैं इसको। और दोस्तों जिसके लिए इस पर ये वेस्ट बंगाल में जो ये बहुत बुरी तरीक़ा से पानी लाती है, बाढ़ लाती है, इसके लिए इस पर दामोदर पर दोस्तों एक बाँध बनाया गया है। दामोदर जो नदी है, उस पर बाँध बनाया गया है। और इसकी सहायक जो नदियाँ हैं दामोदर की, इन पर भी बाँध बनाया गया है। एक हमारी ये दामोदर नदी हो गई और इनकी जो सहायक नदियाँ हैं दामोदर की, उन पर भी कई सारे बाँध बनाए गए हैं। और इसीलिए इस कंबाइन दोस्तों परियोजना को हम दामोदर घाटी परियोजना कहते हैं। एक तो दोस्तों दामोदर नदी पर कई सारे बाँध बनाए गए हैं और इसकी जो भी सहायक नदियाँ हैं, उन पर भी बाँध बनाए गए हैं। इसलिए हम इस कंबाइन परियोजना को हम दामोदर घाटी परियोजना कहते हैं, या आप ये भी कह सकते हो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। इनके दोस्तों जो हमारा ये बाँध होते हैं, बाँध के मैंने आपको कई सारे उद्देश्य भी बता दिए। तो ये इसके भी दोस्तों दामोदर घाटी परियोजना जो लाई गई थी, दामोदर बाँध बनाने के लिए और इसकी सहायक नदियों पर बाँध बनाने के लिए, इनके भी कई सारे उद्देश्य रहे थे, जो कि दोस्तों हम बाँध से बिजली का भी उत्पादन कर सकते हैं और बाढ़ को भी नियंत्रण कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल में दोस्तों बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए दामोदर घाटी दामोदर का दामोदर पर दोस्तों बाँध बनवाया गया था। जो दोस्तों अगर हम बात करते हैं जो दामोदर घाटी परियोजना हुई थी, दामोदर घाटी परियोजना का अगर प्रारंभ बताएं तो 7 जुलाई 1948 में इसको किया गया था और यह स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी। यानी तब दोस्तों जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उसकी यह प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी। जो दोस्तों ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इस योजना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। इसको भारत का मंदिर क्यों कहा था, इसका भी एक रीजन था। इनका जो मानना था, इन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि दोस्तों हमारा भारत देश है, वो कृषि प्रधान देश है। और दोस्तों कृषि के लिए अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो आपकी सिंचाई की सबसे ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो कृषि कृषि के लिए दोस्तों इन्होंने बांधों से नहरें निकलवाई। तो इसलिए दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने इस परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर
कहा था। अगर दोस्तों हम इस दामोदर घाटी परियोजना की अगर हम बात कर रहे हैं, आगे डीबीसी की अगर हम बात कर रहे हैं, जिसे दामोदर वैली कॉरपोरेशन भी कहते हैं, तो दोस्तों यह परियोजना एक यूएसए की एक नदी है जिसका नाम है टेनेंसी नदी। यह परियोजना दोस्तों डीबीसी परियोजना यूएसए की टेनेंसी नदी पर आधारित थी। जिस तरीके से दोस्तों यूएसए में टेनेंसी नदी पर जो बांध बनाए गए थे, उसी तरीके से दोस्तों डीबी दामोदर घाटी दामोदर नदी पर भी बांध बनाए गए थे। यही पॉइंट इसका मतलब है दोस्तों, यह जो डीबीसी का जो प्रोजेक्ट बेस्ड था, वो आपका यूएसए की टेनेंसी नदी पर आधारित था। यानी कि जो यूएसए में दोस्तों टेनेंसी नदी पर जो बांध बनाए गए, और उसी प्रकार से दामोदर दामोदर नदी पर भी बांध बनाए गए थे। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि डीबीसी का जो प्रोजेक्ट बेस्ड था, वो आपका यूएसए की टेनेंसी नदी पर बेस्ड था। अगर हम दोस्तों डीवीसी की अगर बात करते हैं, तो यह झारखंड व वेस्ट बंगाल की एक संयुक्त परियोजना थी। वेस्ट बंगाल और दोस्तों झारखंड की एक संयुक्त परियोजना थी। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दोस्तों, और इसीलिए इसको दोस्तों संयुक्त यानी दामोदर घाटी परियोजना कहा गया था। मैंने आपको बताया अभी था दोस्तों, दामोदर जो नदी थी हमारी, कहाँ से निकलती थी? दाम छोटा नागपुर पठार से यह हमारी नदी निकलती थी, और झारखंड व वेस्ट बंगाल में यह दोस्तों नदी प्रवाहित होती है। यानी दोस्तों ये झारखंड के छोटा नागपुर पठार से ये निकलती थी, और झारखंड और वेस्ट बंगाल में ये दोस्तों बहने की वजह से इसको दोस्तों संयुक्त परियोजना का नाम भी दिया गया था। अगर हम दोस्तों डीवीसी यानी कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन के बारे में बात करें, यानी कि दामोदर घाटी परियोजना की बात करें, तो इसके अंतर्गत दोस्तों 8 बांध बनाए गए थे। कुछ दोस्तों ये जो इम्पोर्टेंट है, ये झारखंड में बांध बनाए गए थे। और बात करें दोस्तों कोनार बांध, अगर हम कोनार बांध की बात करते हैं, तो दोस्तों इसका जो निर्माण किया गया था, वो कोनार नदी पर किया गया था। कोनार नदी दोस्तों कोनार नदी जो थी, वो दामोदर नदी की दोस्तों सहायक नदियां थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, पंचेत बांध बनाया गया था आपका खुद दामोदर नदी पर। और आपका दोस्तों ये तिलैया बांध बनाया गया था, एक मैथान बांध बनाया गया था, एक बाल पहाड़ी बांध बनाया गया था। ये तीनों बांध दोस्तों तिलैया, मैथान और बाल पहाड़ी बांध, ये बराकर नदी पर बनाए गए थे। मैंने दोस्तों आपको बताया था, जो हमारी जब दामोदर नदी के बारे में मैंने पढ़ाया था, तो ये दामोदर नदी की दोस्तों बराकर नदी सहायक नदी थी। और दोस्तों यह आपके कहाँ पर बनाए गए थे? सभी झारखंड में बनाए गए थे, कोनार, पंचेत, तिलैया, मैथान, बाल पहाड़ी बांध। इसी तरीके से हमारी दोस्तों नेक्स्ट नेक्स्ट हमारी दोस्तों बहुउद्देशीय परियोजना थी, जो जिसके तहत जिसके तहत दोस्तों भागड़ और नागल दो बांध बनाए गए थे, जिसकी वजह से दोस्तों इस परियोजना को दोस्तों भागड़ नागल परियोजना के नाम से जानते हैं। अगर हम दोस्तों बात करते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना की, भाखड़ा नांगल नागल परियोजना का जो मतलब है दोस्तों, आप ये भी कह सकते हो डैम, भागड़ नागल नागल परियोजना को, या आप इसको भागड़ भाखड़ा नागल नागल बांध भी कह सकते हो इसको, या आप भाखड़ा नांगल परियोजना कह सकते हो, या इसको भाखड़ा नांगल बांध भी कह सकते हो, एक ही बात है दोस्तों। यह भाखड़ा नांगल परियोजना दोस्तों सतलज नदी पर बनाई गई थी। अगर हम दोस्तों सतलज नदी की बात करते हैं, तो उसका उद्गम जो होता है सतलज नदी का जो उद्गम होता है, वो दोस्तों तिब्बत से राक्षसताल से इसका उद्गम होता है। और यह दोस्तों यह आपकी नदी जब भारत में प्रवेश करती है, तो मैंने आपको बताया था जब नदी पढ़ा रहा था, तो यह दोस्तों भारत में जब प्रवेश करती है, तो सिपकला दर्रे से यह प्रवेश करती है। तो दोस्तों सिपकला दर्रे से यह प्रवेश करती है, मैंने आपको बताया भी था। और जब यह दोस्तों हिमाचल प्रदेश में पहुंचती है, तो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों यहाँ पर एक बांध बनाया गया था। हिमाचल प्रदेश में जो बांध बनाया गया था, जिसका नाम था भाखड़ा बांध। ये दोस्तों भाखड़ा भाखड़ा बांध आपका हिमाचल प्रदेश में बना था। फिर इसके बाद आगे दोस्तों पंजाब में नांगल बांध बनाया गया था। ये दोनों बांध दोस्तों सतलज सतलज नदी पर बनाए गए थे। एक आपका दोस्तों हिमाचल प्रदेश में ये भाखड़ा हो गया, और पंजाब में दोस्तों आपका नांगल हो गया। ये दोस्तों कंबाइन रूप से थे, ये दोनों कंबाइन रूप से थे, इसलिए इसको जो नाम दिया गया था, वो दोस्तों भाखड़ नांगल प्रोजेक्ट, इसलिए इसको कहते हैं कंबाइन रूप से दोस्तों इसे भाखड़
भाखड़ नांगल प्रोजेक्ट भी कहते हैं। अगर हम इसको दोस्तों भाखड़ नांगल परियोजना भी कह सकते हैं, भाखड़ा नांगल बांध भी इसको कह सकते हैं। इसकी अगर हम हाइट की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों इसकी हाइट जो है वो आपकी 226 मीटर इसकी हाइट है, वो यानी कि ऊंचाई है। इसकी अधिक ऊंचाई होने की वजह से दोस्तों इसको यह देश का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। दोस्तों बांध के भी कई कैटेगरी होती हैं, जिसमें से एक कैटेगरी है दोस्तों गुरुत्वीय गुरुत्वीय बांध। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम गुरुत्वीय बांध की बात करते हैं दोस्तों, कैटेगरी में एक गुरुत्वीय बांध होता है, एक लंबा होता है, एक सबसे बड़ा होता है। इस तरीके से दोस्तों कई कैटेगरी होती है बांध की। अगर हम गुरुत्वीय बांध की बात करते हैं तो दोस्तों यह इसका जो मतलब क्या होता है गुरुत्वीय बांध का, कि दोस्तों जब ये जो बांध भाखड़ा नांगल ये दोस्तों यहाँ बांध बनाए गए हैं, तो वहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आते हैं। वहाँ सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक यानी कि भूकंप दोस्तों आते हैं, और वहाँ बांध की टूटने की संभावना ज़्यादा रहती है। वहाँ अर्थक्वेक ज़्यादा आने की वजह से तो दोस्तों जब अर्थक्वेक ज़्यादा आएगा तो वो बांध टूटने की वहाँ पर संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए दोस्तों इन बांधों को कंक्रीट से बनाया गया है। कंक्रीट से दोस्तों मजबूती से इन बांधों को बनाया गया है, जिससे यह डैम यानी बांध भूकंप से टूटे नहीं। इन्हीं को दोस्तों गुरुत्वीय बांध कहा जाता है। आई होप दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। मैं दोबारा से बोल दे रहा हूँ दोस्तों, जहाँ ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं वहाँ पर बांध टूटने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो वहाँ पर दोस्तों एक प्रॉपर कंक्रीट का एक डैम बना दिया जाता है, जिसे हम दोस्तों गुरुत्वीय बांध कहते हैं। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर हम दोस्तों पॉइंट की बात करते हैं, हमारा जो तीसरा बांध है उसको हम दोस्तों टेहरी बांध कहते हैं। आप दोस्तों टेहरी बांध कह सकते हो या इसको टेहरी परियोजना कह सकते हो। आप बांध कहो या परियोजना कहो, एक ही बात है दोस्तों। और दोस्तों टेहरी टेहरी जो बांध है वो हमारा उत्तराखंड में दोस्तों यह बनाया गया था। अगर हम टेहरी बांध की बात करते हैं तो इसका जो निर्माण हुआ है वो आपका भागीरथी पर यह इसका निर्माण किया गया है। अगर दोस्तों और डीप अगर हम बात करते हैं तो भागीरथी आपकी नदी, मैंने आपको बताया था, ये गंगोत्री यानी गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है, और जब सीधी चली जाती है दोस्तों तो इसकी एक सहायक नदी और है भागीरथी की, जिसका नाम है भेलांगना। दोस्तों भेलांगना नदी भी आती है, और जब ये भागीरथी से जिस जगह पर मिलती है दोस्तों वहाँ पर यह टिहरी बांध बनाया गया है। इसलिए दोस्तों आप इसको कह सकते हो टिहरी बांध जो बनाया गया है वो भागीरथी नदी पर बनाया गया है। अगर दोस्तों इसकी ऊंचाई की हाइट की बात करते हैं तो दोस्तों यह 261 मीटर की इसकी हाइट है, और 261 की है दोस्तों हाइट, 261 मीटर की यह हाइट है, इसलिए इसको देश का सबसे ऊंचा बांध कहा गया है। मैंने आपको बताया था तो दोस्तों अलग अलग कैटेगरी होती है बांधों की। वो एक गुरुत्वीय बांध था, भाखड़ नांगल जो था बांध हमारा वो गुरुत्वीय बांध था, और टिहरी बांध है ये देश का सबसे ऊंचा, ये सिर्फ ऊंचा है दोस्तों। वो ऊंचाई वह दोस्तों गुरुत्वीय हमारा बांध गुरुत्वीय बांध है। यानी कि अगर बात करते हैं देश का सबसे गुरुत्वीय ऊंचा जो बांध अगर कहेंगे तो वो वाला भाखड़ नांगला कहेंगे, और अगर हम दोस्तों सिर्फ ऊंचा कहेंगे सबसे ऊंचा तो आप टिहरी बांध को बताओगे। चौथा दोस्तों हमारा एक बांध है जिसका नाम है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध की अगर हम बात करते हैं तो यह दोस्तों आपका उड़ीसा में बनाया गया है, जो कि महानदी पर इसका निर्माण हुआ है। और महानदी के बारे में मैंने आपको बताया था दोस्तों, महानदी के बारे में मैंने आपको बताया था, यह सिहावा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, छत्तीसगढ़ से। और इसका जो निर्माण किया गया है दोस्तों उड़ीसा में हीराकुंड बांध को बनाया गया है। जैसे दोस्तों ये महानदी का आ रही है आपकी, और यहाँ पर ये दोस्तों हीराकुंड बांध को बनाया गया है। अगर हमें इसकी लंबाई की बात करते हैं दोस्तों, ये 4.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है, इसलिए दोस्तों देश का सबसे लंबा बांध है। ये दोस्तों क्या है, देश का सबसे लंबा बांध। मैंने आपको तीन तरीके के बांध बता दिए, एक सब गुरुत्वीय बांध, एक सबसे ऊंचा बांध, एक दोस्तों सबसे लंबा बांध। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दोस्तों चम्बल चम्बल नदी परियोजना। चंबल नदी परियोजना के तहत भी तीन दोस्तों बांध बनाए गए थे। इसको आप चंबल नदी परियोजना कहो या चंबल नदी बांध कहो, कुछ भी कह सकते हो दोस्तों। चंबल नदी बांध कह सकते हो, चंबल नदी परियोजना। इस परियोजना के तहत दोस्तों तीन बांध बनाए गए थे। जब मैंने आपको बताया था तो
दोस्तों जो चंबल नदी है वो हमारी जनापाऊ की पहाड़ी मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। जब दोस्तों यह चलती है तो जब यह दोस्तों एमपी में ही एक बांध बनाया जाता है इसके ऊपर, जिसका नाम है गांधी सागर। गांधी सागर दोस्तों बांध बनाया गया है। और जब ये और आगे जाती है दोस्तों राजस्थान में पहुंचती है, तो राजस्थान में एक बांध बनाया गया है इसके ऊपर जवाहर सागर। और राजस्थान में एक दोस्तों बांध और बनाया गया है जिसका नाम है राणा प्रताप सागर। तो यह तीन जो बांध बनाए गए हैं वो चंबल नदी पर बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश में और राजस्थान में दोस्तों इन बांधों को आप सागर के नाम से याद रख सकते हो मध्य प्रदेश में। और मैक्सिमम जो दोस्तों सागर नाम से जो बांध बनाए गए हैं वो आपके मध्य प्रदेश में और राजस्थान में बनाए गए हैं। अगर हम दोस्तों नेक्स्ट अगर बांध की बात करें तो हम दोस्तों रेहंद बांध की बात करते हैं। अगर आप इसको रेहंद परियोजना भी कह सकते हो, रेहंद बांध भी कह सकते हो। इसका जो दोस्तों रेहंद बांध को जो बनाया गया है आपका उत्तर प्रदेश में एक नदी पड़ती है रेहंद नदी। रेहंद नदी पर दोस्तों रेहंद बांध बनाया गया है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों आपकी अमरकंटक से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है सोन नदी। और सोन नदी की दोस्तों एक सहायक नदी है रेहंद नदी। सोन नदी की एक सहायक नदी है रेहंद नदी दोस्तों। इसी रेहंद नदी पर ही आपका रेहंद बांध बनाया गया है जो कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पड़ता है। सोनभद्र जिले में दोस्तों यह पड़ता है। और इसी के दोस्तों मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको झील पढ़ाई थी, इसी रेहंद झील के पीछे दोस्तों बहुत सारा पानी भरा रहने की वजह से यहाँ इस झील को जो नाम बन दिया गया वो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील के नाम से इसको जानते हैं। और यह दोस्तों देश की सबसे बड़ी झील है जो कि कृत्रिम झील है। कैसी झील है दोस्तों? कृत्रिम कृत्रिम झील है। नेक्स्ट दोस्तों परियोजना की बात करें हम दोस्तों इसका नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसको दोस्तों आप इंदिरा गांधी नहर परियोजना भी कह सकते हो और इंदिरा गांधी डैम भी इसको कह सकते हो। मैंने आपको बताया था दोस्तों जो हमारी सतलज नदी थी, सतलज नदी का जो दोस्तों उद्गम होता है वो आपको मैंने दोस्तों बता दिया था, राजस्थान तिब्बत से इसका उद्गम होता है। जब ये दोस्तों पंजाब में पहुंचती है तो पंजाब में दोस्तों इधर से पंजाब में ही एक नदी मिलती है जिसका नाम है ब्यास। ब्यास नदी दोस्तों सतलज से पंजाब में मिलती है। और पंजाब में दोस्तों एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है हर के बैराज या हर के बांध। ये दोस्तों पंजाब के कपूरथला जिले में स्थित है। और जब दोस्तों यहाँ इसी से दोस्तों इसी हर के बैराज से एक नदी निकाली गई है। इससे दोस्तों हर के बैराज से एक नदी निकाली गई है जिसका नाम है दोस्तों इंदिरा गांधी नहर। इसी बांध से हर के बैराज से दोस्तों एक नदी निकाली गई जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। और इस इंदिरा गांधी नहर का अगर हम प्रारंभ की बात करते हैं तो इसका प्रारंभ जो हुआ था दोस्तों दोस्तों अ, इंदिरा गांधी नहर को जो प्रारंभ में दोस्तों जब इसका निर्माण हुआ उस टाइम पर इसको दोस्तों राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। दोस्तों प्रारंभ में दोस्तों इस बांध से जो नहर निकली थी वो 1958 में निकली थी। उस टाइम पर इस नहर को इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान नहर के नाम से जानते थे। बाद में दोस्तों इस राजस्थान नहर का नाम परिवर्तन हुआ और 1984 में इस राजस्थान नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। और यह दोस्तों जब वो इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी उसकी वजह से इसका नाम इंदिरा गांधी नहर रखा गया। और यह पंजाब में दोस्तों आपकी पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान में बहती है। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा सिंचाई के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसीलिए दोस्तों इसको सिंचाई परियोजना भी कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों, आई होप उम्मीद करता हूँ कि आपको ये गन गान यानी इंदिरा गांधी आपको नहर समझ में आई होगी कहाँ कहाँ से बहती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों एक और हमारा बांध है फरक्का बैराज कहो या फरक्का बांध कहो। यह आपकी गंगा नदी पर इसका निर्माण किया गया जो कि पश्चिम बंगाल में दोस्तों इसका निर्माण हुआ। मैंने दोस्तों बताया था जब आपकी गंगा नदी जब आती है, जब पश्चिम बंगाल में पहुंचती है तो यहाँ पर दोस्तों पश्चिम बंगाल में एक बांध बनाया गया जिसका नाम था फरक्का बांध। और इसी बांध से दोस्तों एक नदी निकाली गई हुगली नदी, जो कि दोस्तों हुगली नदी एक अपना कोलकाता बंदरगाह का निर्माण करती है। हुगली नदी पर ही दोस्तों
कोलकाता बंदरगाह का निर्माण हुआ है। और दोस्तों हुगली नदी को इसलिए निकाला गया क्योंकि क्योंकि दोस्तों हुगली का जो पानी पानी का जो सप्लाई करना था वो इसलिए ज़रूरी था क्योंकि दोस्तों इसके तट पर कोलकाता बंदरगाह स्थित है। और इसके लिए बंदरगाह के लिए दोस्तों सबसे पहली ज़रूरत तो पानी की होती है, तो इसलिए इसको पानी की ज़रूरत थी। और दोस्तों और भी पश्चिम बंगाल में खेती के लिए भी दोस्तों ज़रूरी थी नदी पानी का। और पश्चिम बंगाल में भी दोस्तों आपकी सिंचाई के लिए पानी की ज़रूरत थी, इसलिए हुगली नदी को निकाला गया था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह बांध के बारे में समझ में आया होगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।